हो गए। एक आध मिनट ज़रा ले लें, ज़रा देखना, पिछला पेज देख लेना। जी, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बनाते हुए आपने वो अमाउंट्स लेनी है जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए नेसेसरी हैं और फ्यूचर की ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड नहीं है। फ्यूचर की ऑन गोइंग एसोसिएटेड कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स: रिटेनिंग एंड रिलोकेटिंग एम्प्लॉयज़, ये कॉस्ट प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग में लेनी है या नहीं लेनी है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बस उसने ये बता दी कि डायरेक्टली रिलेटेड लेनी है और उसमें डायरेक्टली रिलेटेड की एक दो एग्जांपल्स आई हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह भी क्वेश्चंस करते हैं। जी सर, पहले ज़रा दरमियान में पेज 333 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड वाला पढ़ लें, पर जो फिर पैराग्राफ है वो बाद में कर लेते हैं। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एक थोड़ा सा IS 10 ज़रा बीच में मिक्स कर लें। ये पिछले पेज पे आया था IS 10 का कुछ जिक्र, ज़रा ढूंढ के बताएं क्या जिक्र आया था। पूरा बता दें ज़रा, वहाँ पे क्या बात हुई थी नॉन एडजस्टिंग। तो आज ज़रा IS 10 के एंगल से ज़रा, इवेंट्स स्टैंडर्ड का नाम है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। बस 10-15 मिनट ज़रा फुल कंसंट्रेट। इससे पहले कि हम IS 10 की इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के हवाले से डिस्कशन करें, पाकिस्तान में कुछ कंपनी लॉ के हवाले से सुबह भी शायद आज बात हो रही थी। 3 पॉइंट्स ज़रा पहले जहन में ले आए। पढ़े पॉइंट 1: एवरी कंपनी इन पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट within a period of 120 days following the close of financial year. One agenda item of AGM is to discuss and approve the financial statements. At least 21 days before AGM, देखिए पाकिस्तान में हर कंपनी ने विद इन 120 डेज ऑफ द ईयर एंड एक AGM एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है शेयर होल्डर्स की। लेट्स अज्यूम अगर अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई 2023 पे स्टार्ट हो रहा है तो 30 जून 2024 पे एंड हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ लॉ जो पहला देख रहे थे आप, विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक AGM कंडक्ट होनी है। लेकिन 120 डेज अगर लॉ ने कहा है 120 डेज, तो 30 जून अगर ईयर एंड है तो जुलाई के महीने में 31 दिन है। कैलकुलेटर पकड़ कर लें, कोई नहीं, तो दोबारा कर ही लें। 31 दिन जुलाई के, 31 अगस्त के 62 ये हो जाएंगे, जमा सितंबर के 30 दिन, तो टोटल अगर करेंगे तो 122 हो जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही हो जाएंगे शायद। 31 भी अक्टूबर के भी 31 है, उसकी बजाय ये कर लेते हैं सर, 31 जमा 31 जमा 30 ये हो गया 92, माइनस कर लें 120 में से। 28 अक्टूबर तक मैक्सिमम AGM हो जानी चाहिए। लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं कि 28 अक्टूबर को ही हर कंपनी AGM करे, एटलीस्ट 120 डेज विद इन हो सकती है, बाद में या पहले एक्सटेंशंस हो जाती हैं, वो एक अलग इशू है। लेट्स अज्यूम हमारी कंपनी ने प्लान किया है कि 25 अक्टूबर को
25 अक्टूबर वाले दिन एजीएम कंडक्ट करनी है। हो सकती है सर? अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़े आहिस्ता आहिस्ता सर। एजेंडा आइटम, अब इस एजीएम में एक एजेंडा आइटम ये भी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर से ली जाती है। अब एजीएम में अगर शेयर होल्डर्स ने फाइनल अप्रूवल देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले उन्होंने पढ़नी भी हैं। अब ये तो नहीं हो सकता वो मीटिंग में आए, उन्हें पकड़ाएं और उनसे कहें 2 मिनट लेके फटाफट पढ़ लें। तो देयर फॉर पॉइंट नंबर 3, फिर लॉ ये कहता है कि 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले उन्हें बताएं कि मीटिंग कहाँ है, किस टाइम पे है, और इस नोटिस के साथ साथ, इनविटेशन के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक साइंड कॉपी भी भेजें। तो अगर 25 अक्टूबर पे एजीएम होनी है तो कम से कम 4 अक्टूबर वाले दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोटिस के साथ भेज देनी चाहिए। अब क्या इस दिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्पैच करनी है तो फिर ये फाइनल हो चुकी होनी चाहिए। कंपनी के एंगल से, मैनेजमेंट के एंगल से इसे फाइनल हो चुका होना चाहिए। बल्कि उसमें भी अगर थोड़ा सा और डेप्थ में जाया जाए तो ये, मैं इस वक्त एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप लॉ मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह आजकल पढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हार्ड कॉपी भी भेजनी होती है। अगर कोई इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो तो वो तो शायद सिर्फ वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी होती है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हो तो डिस्प्ले के साथ साथ हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में भी भेजनी होती है। तो मीन्स टू से ज़रा 2-3 दिन तो प्रिंटिंग में भी लगेंगे। तो लेट्स अज्यूम 1 अक्टूबर को मैनेजमेंट ने इनिशियली ऑथराइज़ की, और मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन का मतलब एक चीफ एग्जेक्टिव और एक डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ ने भी, और अगर चीफ एग्जेक्टिव नहीं है वो डायरेक्टर, तो उसे मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन कहा जाता है। तो लेट्स अज्यूम 1 अक्टूबर को मैनेजमेंट ने ऑथराइज़ किया। अब 2-3 दिन का जो मैंने गैप रखा बीच में, ये प्रिंटिंग प्रोसेस में सपोज लगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई, फिर उनको रजिस्टर्ड एड्रेसेस पे एनवेलप्स में डाल के भेज दिया, ठीक है। अब ये किस दिन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या किस साल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस दिन ऑथराइज हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से? ईयर एंड 30 जून 2024 वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मैनेजमेंट ऑथराइज मींस फाइनली जाके साइन कर रही है 1 अक्टूबर को 2024 को। इट मीन जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अब ये क्वेश्चन ये भी ध्यान में आता है कि 3 महीने के चक्कर में लग गए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सी एडजस्टमेंट्स, छोटी सी एडजस्टमेंट्स अगर बड़ी की तरफ आए, IAS 2 भी अगर अप्लाई करना है इवन, तो लोअर ऑफ कॉस्ट, NRV का एस्टिमेट करना है, कंपैरिजन करना है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग्स हैं, रिवैल्यूएशंस हैं, IAS 12 जहन में लाएँ, प्रॉफिट्स आएंगे, टैक्स की वर्किंग होनी है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैनेजमेंट की तरफ से बन जाए तो हर कंपनी ने अपना ऑडिट भी करवाना है। ऑडिटर भी 1-1.5 महीना नॉर्मल साइज ऑफ कंपनी में ज़रूर ले लेता है। फिर ऑडिटर्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनके साथ डिस्कशन होती है। फाइनली फिर आ जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब ऑडिटर्स भी अप्रूव कर लेते हैं, बल्कि सॉरी ऑडिट कर देते हैं, तो देन ऑडिट रिपोर्ट आती है शायद इसके साथ। तो इन अदर वर्ड्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का कुछ टाइम पीरियड लग जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनलाइजेशन करते हुए। अब अगर 1 अक्टूबर में ऑथराइजेशन डेट कह रहा हूँ तो 1 अक्टूबर तक ईयर एंड के बाद भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने हैं, इस टाइम पीरियड में भी अगर कोई इवेंट हो तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी फाइनल नहीं हुई हैं। किस टाइम पीरियड में अगर कोई इवेंट हो, ईयर एंड के बाद की बात कर। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड का जो स्कोप है, स्कोप का मतलब ये स्टैंडर्ड किस टाइम पीरियड से एप्लीकेबल है। ये मैं एक डायग्राम से बना रहा हूँ, मैं पहले कंप्लीट करूँ फिर आप बना लीजिएगा। हेडिंग है इसकी इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग
पीरियड। तो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कौन से इवेंट्स हैं? पहले इसकी एक डेफिनेशन जरा कहीं ढूंढने नीचे ओवरव्यू की लाइन में, ओवरव्यू की हेडिंग में जरा तीसरी लाइन पढ़ लो पहले। तीसरी लाइन सब डेफिनेशन पढ़ ले, बार के ऊपर पढ़ लेते हैं। ठहर जाए मेरे साथ सर, इस स्टैंडर्ड का नाम ही इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है। और सबसे पहला मसला ये है कि ये स्टैंडर्ड कब से लेके कब तक के टाइम पीरियड में एप्लीकेबल है। नहीं एक मिनट सर, चांस तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक दफा इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर डिफाइंड इन IAS 10 एज, ये किस चीज की डेफिनेशन आ रही है? नो सर कम, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, और उसका स्टैंडर्ड IAS 10 है, उसमें उसकी डेफिनेशन लिखी हुई। डेफिनेशन इज ऑफ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, दीज आर दोज इवेंट्स, फेवरेबल भी हो सकते हैं, मीन्स इन इवेंट्स की वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो दोज इवेंट्स दैट अकर between the end of the reporting period and the date when the financial statements are authorized for issue by management, जरा अपने हाथ से पढ़ लेता हूं। ये स्टैंडर्ड किस टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेबल है? बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। 1 जुलाई से लेके, मेरी इस एग्जांपल के बेस पे 1 अक्टूबर वाले दिन तक, साइनिंग से पहले पहले तक एप्लीकेबल है। इस टाइम पीरियड में अगर कोई इवेंट हो, किस टाइम पीरियड में? बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। तो क्या इस टाइम पीरियड में पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास अभी अवेलेबल है? और हम अगर चाहें तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एंट्री भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कोई डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं। हाँ, किसका डिस्क्लोजर देना है, किसकी एंट्री करनी है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कंट्रोल में है। किस साल वाली? कब तक? 30 जून 2024 वाली 1 अक्टूबर तक, जब तक साइनिंग ना हो जाए। वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर साइंड, उसके बाद फिर ये अज्यूम किया जाता है कि अब ये हमारे कंट्रोल से निकल गई हैं। अब जो भी एंट्री या डिस्क्लोजर होना है वो अगले साल होगा, प्रिंटिंग में चली गई हैं, डिस्पैच हो गई हैं, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगी। कब तक? किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास हैं? और अगर हम चाहेंगे तो उनमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस एंट्री वाली भी हो सकती हैं और डिस्क्लोजर वाली। ठीक है सर, एक लाइन जरा और, उसके बाद फिर मैं बात और खोल के सामने रखता हूँ। देन एक नीचे छोटी सी फ्लो चार्ट टाइप चीज़ बनी हुई है। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड जो है, अब ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू, इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग जो भी होता है, ये बात की बहस है। पहले ये बताएं, ये इवेंट्स एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर होते हैं? बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड में जो इवेंट्स होंगे वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह से क्लासिफाई हो जाएंगे, एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। जस्ट अगर इन वर्ड्स पे गौर किया जाए तो एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब है ये वो इवेंट्स होंगे जिनके होने की वजह से हम अपनी पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्या होते हैं, ये भी बात नहीं हुई है। अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट होगा, ये कब होगा जी? ईयर एंड से पहले या बाद में? लेकिन इस बाद में होने के बावजूद हम पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट मीन्स डबल एंट्री करके फिगर्स चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड के दौरान कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा और वो सिग्निफिकेंट हुआ, तो हम उसकी डबल एंट्री पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, हम उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे। इससे पहले कि हम और आगे चले जाएं,
आप ज़रा जहन में डिविडेंड लाएं। अगर डिविडेंड रिपोर्टिंग डेट के बाद लेकिन ऑथराइजेशन डेट से पहले पहले डिक्लेयर हो जाए तो क्या आप उसकी एंट्री करते हैं या उसका डिस्क्लोजर देते हैं? सर कुछ भी नहीं करते हैं सर। तो अगर आप उसका डिस्क्लोजर देते हैं तो इसका मतलब आप उसे एडजस्टिंग इवेंट कंसिडर करते हैं या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग इवेंट उसे कंसिडर करते हैं। तो आपने जो FA1 में पढ़ा था वो इस IS10 की एप्लीकेशन की वजह से पढ़ा था कि इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो तो वो सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है। असल में डिविडेंड लाइबिलिटी कब बनता है? जब डिक्लेयर हो, और अगर डिक्लेयर बाद में हुआ है तो वो ईयर एंड पे लाइबिलिटी नहीं है, तो ईयर एंड की लाइबिलिटीज में से नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो रिलेट पिछले साल से कर रहा है इसलिए शेयर होल्डर्स को तसल्ली हौसला देने के लिए इंग्लिश में लिख दिया जाता है। क्या डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड इज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट? EPS की भी बात कर लेंगे लेकिन जब जरूरत पड़ेगी। EPS आ रही है तो वही EPS जब दोबारा आएगी तो आप मुझे याद करवा दीजिएगा ये किस स्टैंडर्ड की वजह से। जी बेटा, ऑडिट की बात और हो रही है। ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट चेंज होती है। हम इस वक्त बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में सबसीक्वेंट इवेंट्स का एक स्टैंडर्ड है जिसके 3 हिस्से हैं। इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर साइनिंग द रिपोर्ट। तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट की बहस है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ऑथराइज हो जाएं तो उसके बाद इट इज अज्यूम्ड कि अब अगर कुछ और होना है तो वो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही होगा। ठीक है, प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा ज़रा ढूंढ के इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड की डेफिनेशन ज़रा बोल दें ज़रा। हम ना रिपोर्टिंग डेट से पहले की बात कर रहे हैं और ना ही ऑथराइजेशन के बाद की बात। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो इवेंट्स होंगे, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो इवेंट्स होंगे जो आपने पढ़े हैं वो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग हो सकते हैं। ऑथराइजेशन के बाद जो इवेंट्स होंगे वो एडजस्टिंग होते हैं, नॉन एडजस्टिंग उनकी बहस ही नहीं हो रही। किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर बहस हो रही है? देन सर अब अगला मसला ये आएगा कि ये एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है और नॉन एडजस्टिंग, इसकी डेफिनेशंस वगैरह की बात हो रही है। एडजस्टिंग का वैसे मैंने मीनिंग क्या बताया कि ये वो इवेंट्स होंगे जिनकी एंट्री होती है, और नॉन एडजस्टिंग जिन जो अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर उनका सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाता है। जस्ट एक मिनट के लिए ज़रा नेक्स्ट पेज पे आके 2 डेफिनेशंस देख लें, बाद में फिर पिछले पेज के एग्जांपल्स देखते हैं। और ये भी ज़रा एक मिनट ज़रा बात में थोड़ी सी और पूरी कर लो जी। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे आ जाए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी? नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे एक डेफिनेशन किसकी नजर आ रही है, और थोड़ा सा उसको छोड़ के नीचे आए तो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की भी डेफिनेशन नीचे आ रही है। तो मेरे साथ पहले आपने सिर्फ इन 2 डेफिनेशंस को जैसे जैसे मैं कहूँ साथ साथ ज़रा पढ़ने की कोशिश करनी है। पहले आ जाए एडजस्टिंग इवेंट्स। हर नई चीज़ 5-10 मिनट की कंसंट्रेशन मांगती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो फिर वो पुरानी हो जाती है। एडजस्टिंग इवेंट्स आर डिफाइंड इन IS10 एज those that provide evidence of conditions that existed adjusting events are defined as those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period। आगे डेफिनेशन ही आगे ट्रीटमेंट है। पढ़ा समझ कुछ नहीं आया नहीं, अगर आपको आ गया तो आप जीनियस हैं। फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आया। नीचे नॉन एडजस्टिंग में आपको अगर नहीं आया तो कोई मसला नहीं, ये नॉर्मल बात है। नीचे काइंडली नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन में आ जाए। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर डिफाइंड इन IS10 एज
those that are indicative of the conditions that arose after the reporting period। इससे आगे भी डेफिनेशन नहीं, बस डेफिनेशन यही है। जब नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी तो ये तो और काम फंस गया। अब दोनों को इकट्ठा जरा एक मिनट देखिए और फुल कंसंट्रेशन। एडजस्टिंग इवेंट्स दोबारा ऊपर, those that provide evidence of conditions that existed। जरा 2 मिनट सिर्फ मुझे अकेले को बोलने दो। those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period। ये तो फिर कुछ नहीं समझ आया सर, नहीं आया सर प्लीज, मुझे नहीं आया ना, आपको आगे होगा। 1 मिनट मैंने कहा 2 मिनट मैंने बोलना अकेले। जब मैं कहूँगा बोलने उस वक्त ना बोलिएगा, और जब मैं कहूँ ना बोलने प्लीज। जी जल्दी से। नॉन एडजस्टिंग those that are indicative of condition that। अब इन दोनों लाइंस को ऊपर नीचे इकट्ठा जरा देखना, दोनों में एक कॉमन वर्ड कुछ कंडीशन है। कॉमन वर्ड मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। कंडीशन, कंडीशन। बस अब सीरियस काइंडली नोट करो, अगर कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर, कंडीशन एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर, और वो कन्फर्म ईयर एंड के बाद वाले किसी इवेंट से हुई है, तो वो इवेंट जो उस कंडीशन को कन्फर्म करेगा जो एग्जिस्ट करती थी रिपोर्टिंग डेट पे, वो इवेंट कहलाएगा एडजस्टिंग इवेंट। अभी भी बात समझ नहीं आई, प्लीज़ 1 मिनट नीचे है। और अगर कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो अराइज ही बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, तो ऐसा इवेंट जो इस कंडीशन का बताएगा जो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हुई है, ये इवेंट कहलाएगा नॉन एडजस्टिंग। अगर कंडीशन, अब आप लाइंस जरा देखते जाए, मैं उन्हीं को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी और ईयर एंड के बाद वो कंफर्म हुई है, तो जिस इवेंट ने उसे कंफर्म किया है वो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। और अगर कंडीशन अराइज ही रिपोर्टिंग डेट के बाद हुई है, तो देन जिस इवेंट ने वो कंडीशन बताई है वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग होगा। अब ये कंडीशन क्या चीज़ है ये मैं बताऊंगा। सिर्फ फर्क क्या है, अगर कंडीशन किस दिन थी और अगर कंडीशन बाद में आई, तो अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ईयर एंड पे, कंफर्म बाद में हुई है, तो जो इवेंट कंफर्म करेगा वो एडजस्टिंग इवेंट है। और अगर कंडीशन अराइज ही रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई है, कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ईयर एंड पे, तो बाद में अगर किसी इवेंट की वजह से वो कंडीशन अराइज हुई है, तो ऐसा इवेंट नॉन एडजस्टिंग कहलाएगा। अब ये कंडीशन क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए पिछले पेज में वापस आ जाए। अब 4 एग्जाम्पल्स हैं, इन 4 एग्जाम्पल्स की बेस पे ज़रा इस बात को सही तरह फाइनली डेफिनेशन के हवाले समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेटा। ये मैं एग्जांपल्स में हूँ, कौन सा पेज है? प्रीवियस पेज में वापस आ गया हूँ 333, और एग्जांपल्स में एंड में जो लिखी हैं उसमें फर्स्ट में हूँ। लेट्स अज्यूम 30 जून 2014 ईयर एंड है। एज ऑन रिपोर्टिंग डेट देयर इज स्टॉक कॉस्टिंग 75,000। ईयर एंड पे 75,000 का स्टॉक है, हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक है। On 5th July 2014, stock is damaged due to rains, because of which it is sold for rupees 5,000 on 10th July 2014. Year end पे कॉस्ट क्या थी? 5 जुलाई को डैमेजेस की वजह से, रेंस की वजह से ये स्टॉक डैमेज हुआ, और उसकी वजह से क्या स्टॉक के बिकने से कोई लॉस हुआ?
ये लॉस एग्जिस्ट करता था ईयर एंड पे? क्या कंडीशन ऑफ लॉस अराइज हुई है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड? क्या ये लॉस पिछले साल में रिकॉर्ड होगा या अगले साल में होगा? मैंने अभी कोई आंसर नहीं दिया, आपने जज़ाकल्लाह पार्टिसिपेट किया। आंसर क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट इज 30 जून 2014। मैं दूसरी एग्जांपल पढ़ रहा हूँ। सपोज स्टॉक costing 1 lakh was damaged on 25th June 2014. It is sold on 8th July for rupees 20,000. क्या थोड़ी सी डेट आगे पीछे होने से फर्क पड़ता है सर? क्या लॉस हुआ है सर? कितना? 80,000। 80,000 कैसे यार? लाख वाली चीज 20,000 की लिखी है। लेकिन क्या इस लॉस की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद थी? सेल वाले इवेंट ने बताया है कि एक्चुअल लॉस 80,000। यस सर, सेल वाले इवेंट ने ये बताया है कि एक्चुअल लॉस 80,000 है, लेकिन लॉस की कंडीशन, ये लॉस हुआ क्यों है? तो क्या ईयर एंड पे ये स्टॉक डैमेज फॉर्म में था? सेल ने कंफर्म किया है कि हम सही सोच रहे हैं और 80,000 लॉस है। क्या ये लॉस पिछले साल में या अगले साल में? जी आई होप कि कुछ बात आप थोड़ी सी समझ गए हैं। एक तो एग्जाम्पल 3 पर पढ़ दूँ फिर बात फाइनल करते हैं। On 20th June 2014, a factory of customer debtor is destroyed by fire. हमारी या उसकी? डेटर की। On 20th July 2014, court declare the customer insolvent and he is unable to pay anything against his debts. इसका आइडिया है? रिपोर्टिंग डेट वही रख लेते हैं, सपोज 30 जून 2014। 5 मिलियन रिसीवेबल था सर। क्या 30 जून 2014 पे रिसीवेबल था? क्या वो रिसीवेबल डाउटफुल हो गया था? जाने दें यार। कौन सा ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया? यार ईयर एंड के बाद उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, क्या हो गया? डेट गौर से पढ़े। क्या 20 जुलाई वाले कोर्ट डिसीजन ने ये कंफर्म किया है कि ईयर एंड पे लॉस मौजूद है? क्या कंडीशन ऑफ लॉस थी सर? कंफर्म रिपोर्टिंग डेट के बाद हुई है। जी पॉइंट 1 का फाइनल आंसर एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? आंसर ढूंढे तीसरी लाइन में। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऑफ लॉस अराइज ही ईयर एंड के बाद हुई है, एग्जिस्टेड नहीं थी वो कंडीशन एट द ईयर एंड। ठीक है सर, इसकी एंट्री करेंगे या इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे? वो भी कब देंगे? इफ कंसिडर्ड मटीरियल। अगर ये 75,000 और 5,000 70,000 का लॉस एंटिटी के लिए मटीरियल है तो डिस्क्लोजर देंगे, और इफ इट इज़ कंसिडर्ड एज इममटीरियल तो शेयर होल्डर्स को कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है। डबल एंट्री क्यों नहीं कर रहे? कर नहीं सकते सर? कर तो सकते हैं लेकिन IAS 10 इजाजत नहीं देता कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहें तो डबल एंट्री कर नहीं सकते। लेकिन किसकी करनी है? एडजस्टिंग इवेंट्स की। और किसका सिर्फ डिस्क्लोजर ही देना है? नॉन एडजस्टिंग। तो कर तो सकते हैं लेकिन करना क्यों नहीं? क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जी सर सेकंड पॉइंट पढ़े। जी दोबारा पढ़ लें जरा। ये एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जांपल से अभी शुरू कर लें, बाकी इंशाल्लाह गेम एडवांस होती जाएगी। जी 80,000 का लॉस किस साल रिकॉर्ड होगा? 30 जून 2014 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गौर से मुझसे सुने कैसे होगा?
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इकट्ठी ज़हन में बनाएं। स्टॉक होता है उसमें। तो जैसे ही आप कंसंट्रेट प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग स्टॉक लाख पे लिखेंगे या 20,000 पे लिखेंगे? सर नहीं सर, 0.2 सर। क्या 30 जून 2014 को ये लॉस पता था? नहीं पता था। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता थी। सही कह रहा भाई, भाई सही कह रहा है। लॉस की कंडीशन तो थी लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता था। एग्जैक्ट का पता चला। तो क्या ये जो एग्जैक्ट पता चला इसको जहन में रख के मैं 30 जून 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट करूंगा? यस सर। क्या वो मेरे कंट्रोल में है? मैं अगर लाख पहले लिखा होगा तो उसको मिटा के उसकी जगह जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक 20,000 लिखूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक कम लिखने से प्रॉफिट 80,000 कम हो जाएगा। तो सिंपली ये एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगी? अगर लाख की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना भी दी थी तो लाख को काट के मिटा के क्लोजिंग स्टॉक के सामने 20,000 लिखेंगे और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल 80,000 बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी मिटा के लाख की बजाय 20,000 कर देंगे। क्या हम कर सकते हैं पिछले साल में जाके? यार हमारे पास कोई टाइम मशीन है? प्लीज कोई टाइम मशीन है? और नहीं सर, नहीं सर, जब तक ऑथराइजेशन नहीं होगी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। वैसे भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे नौजवान ऑनलाइन, तो अगर लाख की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी भी होंगी तो आप एक कमांड देंगे वो गरीब लाख से 20,000 हो जाएगा दोनों तरफ। और अगर सपोज मैनुअली बनाई हुई तो काट के डिस्क्लोजर दे देंगे या फिगर्स चेंज कर देंगे। तो यार हम कैसे कर सकते हैं पिछले साल की फिगर्स जाके चेंज? ऑथराइजेशन जब तक नहीं हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट भी हो सकती है, डिस्क्लोजर भी हो सकता है, लेकिन अगर कौन सा इवेंट है तो उसकी बेस पे अमेंडमेंट करनी है, एडजस्टिंग। और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो फिगर्स को चेंज नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्लोजर देना। नहीं समझ आया? मैंने पूरी बहस में पॉइंट नंबर 2 में 80,000 की कोई बहस नहीं की। लाख पे स्टॉक मैयर हो गए 20,000 पे और ऑटोमेटिकली 80,000 ये समझ आता है। क्लोजिंग स्टॉक कम करने से ऑलरेडी इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। एनी कंफ्यूजन? ये पॉइंट नंबर 3 फाइनल करें। आप बताएं फाइनल। एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का मीनिंग बताएं। 5 मिलियन की एंट्री बताएं। 5 मिलियन की एंट्री करेंगे आप? बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट किस साल में एंट्री कर रहे हैं? 2014। 30 जून 2014 वाली फाइनेंशियल। और यार वो तो 20 जुलाई को पता चला। 30 जुलाई को जो पता चला है उसकी बेस पे 30 जून वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज कर देंगे। क्लोजिंग डेटर्स की फिगर कितनी आएगी अब? 0 यार, 0 0। 5 मिलियन, अगर 5 मिलियन ही है तो 5 मिलियन खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं मिलना इंस्टॉलमेंट होने के बाद, अगर कुछ नहीं मिलना तो 100% राइट ऑफ कर देंगे। अगर 40% नहीं मिलना, 60% नहीं मिलना तो अकॉर्डिंगली एंट्री करके एडजस्ट करेंगे या डिस्क्लोजर कर देंगे। अगर यही वाकया जो 20 जून को पेश आया है अगर ये 5 जुलाई को फॉर एग्जांपल पेश आया होता फिर ये नॉन एडजस्टिंग हो जाना था। तो व्हाट इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट शायद कि क्या कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी या बाद में करती थी। अब एक सेकंड आगे जाने की बजाय पेज नंबर 332 पे जरा जाना, पिछला जो सफा था। अब यहाँ जो बीच में आया था नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कहीं हाईलाइट किया हुआ था। अब वो पूरा पढ़ के मुझे बताना है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट का फिर मतलब क्या बना। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तब बनती है, रीस्ट्रक्चरिंग की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तब बनती है जब डिटेल्ड प्लान बन जाए और वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज हो जाएं। अगर ये दोनों काम ईयर एंड पे हो गए हैं तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। लेकिन अगर वैलिड एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट ईयर एंड के बाद हुआ है तो अब ये ईयर एंड पे लाइबिलिटी नहीं है,
देयरफॉर ईयर एंड से रिलेटेड, जिस ईयर एंड से रिलेटेड वहाँ डिस्क्लोजर है, और नेक्स्ट ईयर जिस ईयर में जाके वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज हुई हैं वहाँ जाके प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बनाएं। ठीक है प्लीज? ठीक है सर। एक आखिरी एग्जांपल पेज नंबर 333 के एंड पे, एग्जांपल ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। ये डिस्कवरी किसे कहते हैं? डिस्कवर, एक चीज एग्जिस्ट करती हो और उसे वो मिल जाए, पता ना हो और पता चल जाए, डिस्कवरी कहलाता है। इंसान इन्वेंट कर रहा है चीजें या डिस्कवर कर रहा है? इंसान ने आज तक कुछ भी इन्वेंट नहीं किया। जरा मेरे सामने एक सवाल है, आप जरा मेरी सेंटेंस पे गौर करें, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इंसान ने मेरे ख्याल में आज तक कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवरी करता है और इन्वेंट नाम लगा देता है। एक मिनट, मैं जरा सवाल की तरफ आ रहा हूँ। उस्मान इस पे लाइट डालने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह। जी बेटा, 5 जुलाई को पता नहीं चला, 5 जुलाई को बाय फायर उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई। 5 जुलाई मैंने जो चेंज किया है वो फैक्ट्री की डिस्ट्रक्शन है। 5 जुलाई को फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई और 20 को कोर्ट ने डिक्लेयर किया। ठीक है प्लीज? जी सर, एवरीथिंग इज डिस्कवर्ड। सोच लेते हैं, इन्वेंट किसे कहते हैं? मोबाइल इन्वेंट हुए हैं। इंसान को पहले पता नहीं था कि इन चीज़ों को अगर जुलाएंगे तो ये हो जाएगा। ये चीज़ें सारी कहाँ से आई हैं जो मोबाइल के अंदर है? इंसान ने खुद बनाई हैं। दिमाग ने तो ये आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज के साथ साथ बताया कि यार मिला के देख। बिजली इन्वेंट हुई है, पहले अंदाजा नहीं था कि इस तरह चीज़ें इकट्ठी करें तो ये हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने का ट्रैक तो करता हूँ। इन्वेंट का मीनिंग क्या है? तो जो भी चीज़ें दुनिया से मिली है, मेरे सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिले? कौन कौन सा रॉ मटेरियल हमने खुद बनाया है? सारे तो खुद बना रहे हैं, जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, निकाल ही जा रहे हैं, रब ने रखे हुए। इन्वेंशन हैं सर। अमेरिका इन्वेंट हुआ है 1494। एटम बम इन्वेंट हुआ। यूरेनियम मौजूद थी दुनिया में पता नहीं कब से, नहीं पता था कि इसे डिस्ट्रक्टिव पर्पजेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। नहीं, देख लें, मतलब वो तो कहने को तो बड़ा कुछ कह दूँगा, मैं भी कहूँ मैंने भी इन्वेंट की है, आप मान लेंगे। लेकिन वंस अगेन सिर्फ सोचे इंसान तो अल्लाह करे। मैं गलत कह रहा हूँ सर? माइक पे बोल रहा है, बस जान छोड़ जवाब। जी, फ्रॉड इन्वेंट हो गया। नहीं, जिसने किया उसने तो इन्वेंट ही किया होना ना। जी सर, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है सर, बात पूरी समझने की जो अभी तक हुई है। लिखा हुआ एग्जांपल ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट विच एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग। देखिए फॉर एग्जांपल, आपका ईयर एंड है 23 जून 2025। पच्चीस जुलाई 2025 वाले दिन आपके ऑफिस में, आप CFO हैं, आपके ऑफिस में कैशियर आया, उसकी आंखों में आंसू थे। सर
मेरी कनाडा इमिग्रेशन हो गई। सर मुझे मौका तो दे रहा है। 20 साल से आपके साथ काम कर रहा था, 20 ईयर सर्विस। बिल्कुल देखिएगा तो मेरी इंशाल्लाह स्टोरी ज़्यादा मजे की होगी। कैनेडियन इमिग्रेशन, सर मेरे घर वाले मुझे फोर्स करके कनाडा लेके जा रहे हैं। वो आपसे लिपट पड़ा, सर मैं क्या करूं। आप भी नरम दिल आदमी थे, आपने कहा यार कोई नहीं यार, वहां मुलाकात हो जाएगी यार। आपकी भी आंखों से आंसू झलक पड़े। काफ़ी देर बैठ के दोनों भाई पुरानी बातें याद करते रहे। फिर आपके जहन में आया यार फेयरवेल बनती इसकी। फेयरवेल पार्टी हुई, थोड़े से और आंसू बहे। एक 26 तारीख की फ्लाइट, कनाडा चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपनी ड्रीम प्लेस, दुनिया में ही जन्नत में चला गया। नहीं सर जाना कंपनी बदले यार, क्या हो गया सर। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाते शायद। सर इसी दौरान आप जैसे कुछ ऑडिटर्स कंपनी के ऑडिट पे आए हुए थे। 5 अगस्त वाले दिन ऑडिटर्स भी आपके कमरे में एंटर हुए। सीएफओ साहब के कमरे में अब ऑडिटर्स आ गए। उनकी भी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि कैशियर साहब 25 मिलियन रुपी हमारे लेके गए, रुपीस मजबूरी में साथ ले गए। क्या इल्ज़ाम, गरीब गरीब आदमी पर इल्ज़ाम लगा दिया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। पता ये चला कि ईयर एंड तक मिशन उनका पहले से ऑन था। 18 मिलियन ईयर एंड तक गायब कर चुके थे। बाद में ज़रा जल्दी में थे, लेकिन कैश कम पड़ा था, 7 मिलियन तक हाथ पड़ा। सर आप इस कैशियर को जानते नहीं सर, इसका हिसाब किताब बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो ये इसने 24 तारीख तक, 1 जुलाई से लेके अप टू 30 जून 18 मिलियन, और 1 जुलाई 2025 से लेके 24 जुलाई आपसे मुलाकात से जस्ट एक दिन पहले तक रिमेनिंग 7 मिलियन। ज़रूरत होगी, मजबूर था बेचारा, वहाँ उसने किसी बर्फ़ के नीचे घर बनाना होगा। जी सर मैंने जो समझाना था मैंने समझा दिए। आपने ये बताना है कि इसमें से कितने मिलियन एडजस्टिंग इवेंट है, कितने मिलियन नॉन एडजस्टिंग। क्या ये डिस्कवर हुआ है सर? क्या फ्रॉड एग्जिस्ट करता था लेकिन उस वक्त पता नहीं था? ये इसी तरह ही होता है कि इंसान के अंदर खुदा ना खास्ता बीमारियां घर कर चुकी होती हैं, वो मैं करता फिर रहा होता है। तो खुदा ना खास्ता कहीं कैंसर बेचारा अपनी गेम ऑन कर लेता है, ये मैं कर रहा होता है और भूल ही जाता है कि मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल में नहीं है। डिस्कवर होता है, इन्वेंट होता है कि अंदर कुछ था, या डिस्कवर होता है, प्रोसेस चल रहा होता है। तो इज इट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? 18 मिलियन वुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग। इसकी एंट्री बताएं। लॉस डेबिट कैश क्रेडिट, अनलेस आपको उम्मीद हो कि इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, हम रिकवर कर लेंगे, रिसीवेबल हो सकता है, लेकिन इसकी एंट्री करेंगे। और 7 मिलियन नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर देंगे अगर ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। नहीं अगर ये है, नॉर्मली बैंकों में ये अक्सर हो जाता है लेकिन वो बताते नहीं है क्योंकि उससे रिप्यूट ख़राब होती है, तो पता नहीं चलता है उनके नज़दीक। डिपेंड करता है ये अमाउंट बिजनेस एंटिटी के लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है, डिस्क्लोज करने से कोई
गलत इंप्रेशन वगैरह तो नहीं है। ठीक है सर, तो ज़रा लास्ट लाइन पड़ेगा प्लीज़। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है? एक पढ़ लिख लेना, लिखा हुआ है, मैंने इसलिए कहा। डिस्कवरी ऑफ क्या? एग्जिस्टेड कब, डिस्कवर्ड कब? तो अगर ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता था तो फिर ये तो एडजस्टिंग है ना। कब एग्जिस्ट करता था और बाद में पता चला, तो ये इस सिनेरियो में जो लिखा हुआ है ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा। चले, मेरा ख्याल है कि आपको रीजनेबली आइडिया हो गया कि एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग क्या है, लेकिन इस गेम को ज़रा और एडवांस करते हैं ज़रा, लेकिन नमाज की तरफ ब्रेक कर रहे हैं। सर ये वो रिकवर क्यों नहीं किया तब? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अगर ये रिकवर होने का चांस है तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। अगर आपका प्लान है पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे, जाने नहीं देंगे, या इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम इंश्योरेंस करवाई हुई है तो फिर ये क्लेम रिसीवेबल भी हो सकता है, वरना अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है तो फिर लॉस हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आधा रिकवरेबल या 60% रिकवरेबल, जितना रिकवरेबल है वो रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा, और जितना नहीं मिलना है वो लॉस हो जाएगा। डबल एंट्री करेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि अब ये लॉस लॉस है या ये रिकवर हो सकता है। ठीक है सर, कोई नहीं सर, आपकी नीयत ठीक थी, आपके आंसू आएगा नहीं गए, बाकी मजबूर होगा बेचारा, तो मजबूरी में इंसान। असल में पाकिस्तान में ये बातें समझाना बहुत टफ है, कोई पैसे ले जाए मुश्किल है सर, कहाँ बेचारा लेके जाएगा? एम ही मुफ्त का गुनाह कर गया, गुनाह बिलज़त, एम ही बाद में हिसाब देता रहेगा, तो मेरा ख्याल है बाद में खुद ही दे देगा, कोई टेंशन ना ले। आज नमाज के बाद रिकवर करते हैं इस साथ। बेटा प्रोविजन की बात नहीं हो रही, ये स्टैंडर्ड बदल गया हुआ है प्लीज, अब ये स्टैंडर्ड प्रोविजन नहीं है, ये इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है जिसमें लॉस प्रोविजन की बहस अब खत्म होगी। प्रोविजन है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, और अगर प्रोविजन के अलावा कोई डबल एंट्री है वो भी हो जाएगी। ठीक है प्लीज, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड तो लेदर स्टैंडर्ड शुरू हो गया। चले ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कहीं 15-20 मिनट जरा मैक्सिमम कोशिश करें 4-10 पे मुलाकात हो जाए। बावजूद है जी सारे।
2 मिनट जरा आते हैं सारे। जी होगी वापसी। बाय। अपने इर्द गिर्द आ गए सारे जो आपके इर्द गिर्द पहले बैठे हुए थे। चले 1 मिनट फिर वेट कर लेते, मैंने 4:10 कहा था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी होगी वापसी। चलें सर इस तरह करें, पेज नंबर 334 पे 1 मिनट आए। पेज नंबर 334 के स्टार्ट से लेके और बोर्ड पे ज़रा देखें। पेज नंबर 334 के स्टार्ट से लेके एंड जहाँ डिविडेंड की हेडिंग है उससे ऊपर ऊपर ज़रा अकेले पढ़ेगा। पेज नंबर 334 के शुरू से लेके डिविडेंड की हेडिंग तक ज़रा इंडिविजुअली पढ़ें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी। ये कंसोलिडेशन का टेस्ट वगैरह दे दूँ? दे वो यार, नहीं है पिछला, ये दे दिए आज वाला, दे देना। साथ साथ चलें बस। अब तो क्वेश्चन भी अब शुरू करें, ये जो मैं दे रहा हूँ अब, ये जो मैंने सुबह दी हैं दोबारा फाइनल करें। नई पुरानी चीज़ें आ रही हैं सारी, बस अब बोरियत का वक्त ख़त्म हो गया। कोई अगर टाइम वगैरह मिलता है तो कोई अगला टॉपिक कर लें, मसलन एथिक्स वगैरह पढ़ा करें। IFRS 9 तभी शुरू हो जाएगा, प्लीज़, या रेवेन्यू, इन दोनों में से कोई एक अगर टाइम मिलता है संडे वाले दिन। सर बात आपसे नहीं हो। अच्छा सर, सर आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना शुरू करें सर मान साहब। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर, साथ साथ ही पढ़ना सफिशेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं, संडे क्या सर क्लास रखनी है?
अच्छा मैं अपनी क्लास ऑन करनी है। और जो लोग नहीं आएंगे फिर कह के लाइब्रेरी ऑन कर दें। कौन कौन आएंगे? मेरे ख्याल पहले डिसाइड हो गया भाई, शायद अनाउंस नहीं हुआ, हो जाएगा। आया नहीं मैसेज? मैं कह देता हूँ दोबारा। सर आप पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअली पढ़े ना, मेरे ख्याल में सारी बात होगी, अगर कोई नई चीज़ लगती है तो बताएं। ये पढ़ लिए? कहाँ तक? डिपेंड से ऊपर ऊपर पढ़ लिए? एनी कन्फ्यूजन? जी नहीं नहीं नहीं, जब भी कभी आपको कोई आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट इवेंट पता चले, क्या बोला मैंने, और आपको ऑथराइजेशन डेट ना बताई गई हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यही अज्यूम करेंगे कि अभी ऑथराइजेशन नहीं हुई, अनलेस पता चले कि हो गई। किधर सर? सर ऑथराइज नहीं हुए इसीलिए तो या डिस्क्लोज करेंगे या एंट्री करेंगे। क्या ऑथराइजेशन के बाद डिस्क्लोज? अगर ऑथराइजेशन अभी नहीं हुई तभी तो ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है, और या एंट्री करेंगे या डिस्क्लोज देंगे। सर जी अगर यहाँ लिख दिया जाता कि ऑथराइज होने के बाद ये हुआ है तो हम ना डिस्क्लोज कर सकते ना एंट्री कर सकते। सर मैं सर, अगर ऑथराइजेशन ना हो तो एडजस्टिंग इवेंट है, और अगर ऑथराइजेशन हो जाए तो नॉन एडजस्टिंग। भाईजान तो बंदा भी अपने ही है। भाईजान एक ज़रूरी ऐलान सुनिएगा, एक सेकंड बोर्ड पे देखें। सर जी हम सारे IAS 10 की बहस ये है कि इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट वो इवेंट्स होते हैं जो बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन होते हैं, और इन इवेंट्स में से दो तरह के इवेंट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। क्या एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग दोनों ऑथराइजेशन से पहले होंगे? यस सर, इसका जवाब यस था यार। क्या रिपोर्टिंग डेट के बाद होंगे? इसका भी यस ही था यार। इन दोनों का जवाब यस था, और दोनों का यस इकट्ठा होने का मतलब ये रिपोर्टिंग डेट के बाद होंगे और ऑथराइजेशन से पहले होंगे। और देयरफॉर यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि इस टाइम के अंदर एडजस्टिंग इवेंट हुआ है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ है। तो पहली एग्जांपल में एडजस्टिंग क्यों है? क्योंकि उसकी कंडीशन ईयर एंड पहले एग्जिस्ट करती थी, और नॉन एडजस्टिंग बाद वाला क्यों निकला? क्या दोनों सिनेरियोज एग्जांपल्स में ऑथराइजेशन से पहले पहले ये हुआ है? जज़ाकल्लाह सर, ऑथराइजेशन तो पहले ही है।
ऑथराइजेशन के बाद वाले इवेंट्स एडजस्टिंग होते हैं या नॉन एडजस्टिंग? वही स्टैंडर्ड में कवर्ड ही नहीं है, वही स्टैंडर्ड में कवर्ड ही नहीं है, वही स्टैंडर्ड की बहस में नहीं है। हाँ वो फिर अगले साल होंगे, ये हम खुद कह रहे हैं। नहीं ये तो फिर भी स्टेटमेंट है और रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक होनी चाहिए। नहीं ऑडिट इस वक्त मिक्स ना करें, मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं। तो ऑडिट इज समथिंग एल्स, उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट के एंगल से इफ द और उस वक्त पता था या नहीं जिस वक्त वो रिपोर्ट बन रही थी। अब सब ना इम्तिहान लें, मुझे क्या पता ऑडिट क्या होता है, बड़ी मुश्किल से मैंने अकाउंटिंग याद की। नहीं ये बात क्लियर होगी प्लीज। बेटा ये ऐसा थी क्या, अगर इवेंट ऑथराइजेशन से पहले एग्जिस्ट करता हो और डिस्कवर ऑथराइजेशन के बाद हो, फिर डिस्क्लोज करेंगे? बेटा असद ये IAS 91 है जो डिस्कस नहीं हो रहा। बेटा प्लीज, ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता था या नहीं, और ईयर एंड के बाद बिफोर ऑथराइजेशन कंफर्म हुआ है या नहीं, ये बहस हो रही है। IAS 91 बन गया है, मे भी इसका नाम 91.4। यार सजीद जाने दें यार, ये क्या मजाक कर रहे हैं जी मिस्टर असद? ओके जी सर, रहने वाला पैराग्राफ है डिविडेंड्स। ये सर वो पैराग्राफ है जिसकी बेस पे आपने पूरा FA1 गुजार दिया। जी सर जी जी नॉन एडजस्टिंग की हेडिंग से ऊपर जी जी पढ़िएगा जी प्लीज़, नोट वाला। यहाँ वो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि एडजस्टिंग इवेंट के लिए अनफेवरेबल भी हो। मसलन ईयर एंड पे आपको पता, ये आपका ये ख्याल ये था कि ये हमारा कस्टमर है बैंकरप्ट हो जाएगा, आपने अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल प्रोविजन बना ली, लेकिन ईयर एंड के बाद पता चला कि वो नहीं बैंकरप्ट हो रहा है, तो अब आप रिवर्स कर देंगे अपनी प्रोविजन। प्रोविजन रिवर्स करेंगे तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा भी। तो मीन्स से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अनएडजस्टिंग इवेंट में लॉस, सॉरी एडजस्टिंग इवेंट में कोई लॉस ही होता है। ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मेन चीज़ ये नहीं, मेन चीज़ क्या है कि इवेंट एग्जिस्ट करता था या बाद में राइज हुआ। तो ये फेवरेबल इवेंट्स भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। जी सर, ये डिविडेंड्स है, पढ़े में सब। IAS 10 का ये पैराग्राफ था जिसकी बेस पे आप चेंजेस इन इक्विटी वगैरह में FA1 में सारा डिविडेंड की बहस करते रहे। डिविडेंड्स रिलेटिंग टू द पीरियड अंडर रिव्यू दैट आर डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पीरियड का मतलब बाद में, रिपोर्टिंग डेट के बाद में, must not be recognized since they do not meet the criteria for a present obligation. Must not be recognized, must not be recognized since they do not meet the, किस दिन, अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है तो ईयर एंड पे वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि डिक्लेयर होने पे लाइबिलिटी बनता है। एक लाइन और, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज अ डिक्लेरेशन एंड वेयर दिस डिक्लेरेशन डजंट अकर बिफोर द ईयर एंड, इट इज नॉट अ पास्ट इवेंट। दे मस्ट बी डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ करो यार, अब बस करो यार। नॉन एडजस्टिंग ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है, ऑथराइजेशन से पहले हुआ है, डिस्क्लोज अगर कर रहे हैं अगर नॉन एडजस्टिंग, या बस करो नहीं यार। अगर ईयर एंड से पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, नहीं फिर तो बहस ही। अगर ईयर एंड से पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो वैसे ही वो लायबिलिटी बन गया है, IAS 10 की जरूरत ही नहीं है। ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है, ऑथराइजेशन से पहले हुआ है, तो अब ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है। लेकिन क्योंकि ये लायबिलिटी उस दिन बना जब ये डिक्लेयर हुआ है, तो ईयर एंड के बाद डिक्लेयर होने की वजह से ये उस दिन
क्रेडिट होगा, पेएबल होगा जिस दिन डिक्लेयर हुआ हो। तो एंट्री अगले साल चली जाएगी, लेकिन जिस साल से रिलेटेड है उस साल में डिस्क्लोजर इसलिए दे देंगे कि शेयर होल्डर्स टेंशन फ्री रहें। नहीं समझ आया? इंटरम डिविडेंड जेन में लाया था। इंटरम डिविडेंड एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग? मेरा नहीं ख्याल, वो बहस ही नहीं है। वो इस साल का इसी साल डिक्लेयर हो जाएगा, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एडजस्टिंग इवेंट वो होता है जो बाद में हो लेकिन एंट्री पीछे हो, उसे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही साल डिक्लेयर हो जाता है तो इसी साल रिकॉर्ड हो जाता है। ये जो डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड, ये इस साल का अगले साल डिक्लेयर होता है अक्सर, क्योंकि प्रॉफिट अगले साल पता चलता है। तो इसलिए इस बहस में आएगा कि इसे किस साल में रिकॉर्ड करें। तो क्योंकि ये डिक्लेयर होने पे लाइबिलिटी बनता है और ईयर एंड पे अगर डिक्लेयर नहीं है तो लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए इस साल की लाइबिलिटीज में नहीं आएगा, अगले साल की लाइबिलिटी में आएगा अगर पे नहीं हुआ एंड तक। हाँ, इस साल से रिलेटेड होने की वजह से डिस्क्लोजर होगा। ये क्लियर है प्लीज? जी सर, नेक्स्ट पेज। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, थोड़ा सा जरा बचपन में जाके ऑडिट। सर जी पीआरसी में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सर, प्रूडेंस, मटीरियलिटी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने ना पीआरसी में पढ़ा है और ऑडिट एग्जाम्प्ट है, FA2 में प्लीज पढ़ा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, आज पहली दफ़ा आपने ये ज़िंदगी में वर्ड सुना है और मेरे साथ प्लीज़ पहली दफ़ा पढ़ना। या मेरे मौला मुझे बचा ले, जाके लग वाकई सर इस वक्त गोइंग कंसर्न अजम्पशन सामने आ गई। जी सर, हम इस वक्त IAS 10 में ही हैं और एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की बहस ही कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक मिनट रुक के पहले हमने ये समझना है गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बाद में हम उसे रिलेट करेंगे कि IAS 10 में ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहाँ से आ गई है। इस वक्त एक सेकंड IAS 10 जहन से निकल गया है और हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या चीज़ है। जिस तरह अकाउंटिंग में एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, वगैरह वगैरह कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी तरह एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। ये क्या है, अब मेरे साथ वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। An entity will continue its business in the foreseeable future. Underline करें words. Foreseeable future, नजर आने वाला फ्यूचर। फ्यूचर का तो एक अगला लम्हा भी नजर नहीं आता, लेकिन अकाउंटिंग में इट इज अज्यूम्ड कि अगले 12 महीने जो हैं, इस साल के एंड के बाद जो अगले 12 महीने हैं वो फोरसीएबल फ्यूचर है। इट मींस अंदाजन सोचना है कि उस साल में क्या होगा। क्या अगले ही लम्हे कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक असेसमेंट करनी है नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर किस चीज़ की, वो भी बात होनी है। तो इस डेफिनेशन में फोरसीएबल फ्यूचर मींस हम नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 12 मंथ्स का मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल 30 जून 2024 के एंड पे खड़े हैं तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का मतलब 30 जून 2025 की बात है, अगले 12 महीने। वापिस आ जाए फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड्स। An entity will continue its business in the foreseeable future, ब्रैकेट छोड़ दें, and has neither the intention nor necessity of liquidation or cease trading. Liquidation का मतलब वाइंडिंग अप और उसी का एक और मतलब सीज ट्रेडिंग। लिक्विडेशन का मीनिंग लिख लें, वाइंडिंग अप। अब काइंडली प्लीज फुल कंसंट्रेशन, इधर उधर बहुत दूर बहक जाते हैं आप, प्लीज सही जगह पे क्या बात हो रही है उस पर फोकस रखिएगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन सर ये है कि आपने एज एन अकाउंटेंट ईयर एंड पे खड़े होके नेक्स्ट 12 मंथ्स को जहन में रख के ये डिसाइड करना है कि क्या आपका बिजनेस नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर बंद होने का चांस तो नहीं है। अगर चांस नहीं है अगले 12 महीनों में बंद होने का,
तो आपका बिजनेस कहलाएगा गोइंग कंसर्न। और अगर अगले 12 महीनों के अंदर अंदर इस बिजनेस के बंद होने के चांसेस हैं तो आपका बिजनेस कहलाएगा नॉट अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बिजनेस है, लेट मी फिनिश। गोइंग कंसर्न अगर मैं बोलूं कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो व्हाट डज इट मीन्स? अब इस असेसमेंट को करते हुए दो वर्ड्स लिखे हुए थे सेकंड लाइन में, इंटेंशन, नेसेसिटी। अगर फॉर एग्जांपल मेरी एज 90 इयर्स है और अब मैंने ये इरादा किया है कि मैंने अपनी बाकी सारी ज़िंदगी रब की इबादत में गुजार देनी है और अगले 12 महीने में मैंने बिज़नेस बंद कर देना, तो ये मेरा बिज़नेस अब गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल उम्र मेरी 90 साल है, लेकिन अभी भी मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन मैंने कर्ज़े इतने ले लिए हैं कि लग रहा है कि अगले 12 महीनों में बैंक्स बिज़नेस बंद करवा देंगे। तो बंद होने की दो रीज़न्स हो सकती हैं। हम अपनी मर्जी से भी डिसीजन ले सकते हैं और नेसेसिटी भी हो सकती है। अगर किसी इंटेंशन या नेसेसिटी की वजह से नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर फोरसीएबल फ्यूचर में ये लग रहा है कि बिजनेस नहीं चलेगा, तो बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, नॉट अ गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर इंशाल्लाह कोई उम्मीद नहीं है, ना इंटेंशन है, ना ही कोई मजबूरी है, ना ही कोई नेसेसिटी है कि बिजनेस स्टॉप करें, तो देन ये बिजनेस गोइंग कंसर्न कहलाएगा। कुछ वर्ड्स क्लियर हो गए प्लीज? मेरी रिक्वेस्ट पे जरा बताएंगे ये गोइंग कंसर्न बिजनेस क्या होता है? 12 महीने रहने दे, फोर्सेबल फ्यूचर इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड्स। बाकी डेफिनेटली उसकी इंटरप्रिटेशन इज कि नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर एक बिजनेस चलता रहेगा इंशाल्लाह फोर्सेबल फ्यूचर में तो ये गोइंग कंसर्न कहलाएगा। और अगर एक बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर में किसी नेसेसिटी या इंटेंशन की वजह से ना चलने का चांस नहीं है, नहीं चलने का चांस है, तो ऐसा बिजनेस नॉट अ गोइंग कंसर्न कहलाता है। अब ये अजम्पशन इतनी सिग्निफिकेंट है कि पॉइंट 1 पढ़े इसके बाद। एक मिनट मैं बात पूरी कर लूँ, फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो। इफ बिजनेस इज गोइंग कंसर्न क्या मतलब? अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ से बिजनेस चलता रहेगा तो आप IS2 खोलेंगे और इन्वेंट्रीज का ट्रीटमेंट करेंगे, IS16 खोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, IS23 निकालेंगे, बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, IS40 खोलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। आप स्टैंडर्ड खोलते जाएंगे, जो उन स्टैंडर्ड्स में लिखा होगा आप वो अप्लाई कर देंगे अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है। लेकिन अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो इसका मीनिंग पहले बताएं क्या है? ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो सर अब अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो अब शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन ये रहेगी बताना कि एसेट्स कितने पे बिकेंगे और लायबिलिटीज कितने पे सेटल होंगी। तो अब स्टैंडर्ड साइड पे हो जाएंगे, एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लिखेंगे और लायबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यूज। इट मीन्स अब IS2 नहीं खोलेंगे, आप इन्वेंट्री के सामने मार्केट वैल्यू लिखेंगे कि ये बिकेगी कितने की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सामने कोई कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं, कितने पे सेल होगा। सारे एसेट्स मार्केट वैल्यू पे और सारी लायबिलिटीज सेटलमेंट वैल्यूज पे लिखी जाएंगी, क्या बंद हो जाएगा और क्या शुरू हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स बंद हो गए, अब ये देखेंगे कि एसेट बिकेंगे तो कितने के बिकेंगे और लायबिलिटीज कितने रुपयों पे सेटल होंगी। ठीक है सर, सेंटेंस पूरा पढ़ें। A going concern assumption is no longer valid. The financial statements are prepared on the basis of market values for what? और settlement values for what? Rather than क्या?
रादर अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन कब तक होती है? जब बिजनेस गोइंग कंसर्न है, और अगर बिजनेस में चलना ही नहीं है फिर तो इसने बंद होना है। बंद बिजनेस कैसे होते हैं? एसेट्स बेचे जाते हैं, लाइबिलिटीज सेटल होती हैं, और अगर पैसे बच जाएं तो शेयर होल्डर्स में तकसीम हो जाते हैं। ठीक है प्लीज। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोइंग कंसर्न? अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है, फॉलो द स्टैंडर्ड्स, और अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर मेजर्ड एट मार्केट एंड सेटलमेंट वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। सारी लाइन आइटम्स करंट नहीं आ रही हों। सारी अब नॉन करंट, करंट की बहस भी खत्म हो गई है। अब एज इट इज बेच के कमा के जो मिलता है मिलाता है, सेटल करके बाहर निकलना होगा। इसका मतलब आज इस लम्हे से पहले जब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी तो हमने क्या अज्यूम किया होगा कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है, और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही अज्यूम करेंगे अनलेस अदरवाइज हमें कुछ पता चल जाए। अब मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, आप ज़रा ये वर्ड दोबारा भी पढ़ लें, फिर मैं इसको IAS 10 से ज़रा रिलेट करता हूँ। जी मैं रुक रहा हूँ, डेफिनेशन ज़रा पढ़ लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, IAS सॉरी गोइंग कंसर्न कुछ समझ आ गया? क्या हो गया सर? भाई अपना बैठ गया है। कोई नहीं यार, सॉरी आपको हर वक्त तंग करता हूँ। नहीं सर करता हूँ, मैंने इसलिए कहा है कि ज़रा आदी हो जाए। प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रैक्टिस क्या कितने परसेंट रिटेन करते हैं और कितने परसेंट कोई पैटर्न नहीं अपनी, इट डिपेंड्स अपॉन डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। अंदाजन 50%? 25.5%। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस महात्मा ने भी कहा तो है यार। सर इसका कोई, सर जनरल नॉलेज फिर मैंने बता दिए, फिर आप हंस रहे हैं मेरी बात। चेक लिख लेना, फिर बाद में चेक कर लीजिएगा बड़े होके कि वाकई। जी एनी कन्फ्यूजन है? अब आए IAS 10 में अचानक ये गोइंग कंसर्न कहाँ से आ गया? जी हमारा काउंटिंग है सपोज 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ, 30 जून 2025 तक। हमारी कंपनी का बिजनेस क्या है? या मेरे मौला जो मैं बात करने लगा हूँ इनसे इनका दिल ना टूटे। आपका अपना बिजनेस? जी सर फुल कंसल्टेशन सर। लेट्स अज्यूम आपका प्लान है कि 25 अक्टूबर को एजीएम करवानी, ईयर एंड 30 जून है, एजीएम डेट 25 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर ऑथराइजेशन डेट है। किसकी ऑथराइजेशन डेट? किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन? ठीक है सर। सपोज 25 अगस्त, ईयर एंड से पहले या बाद में? ईयर एंड के बाद 30 जून 25 अगस्त गवर्नमेंट ने मजबूर होके नौजवानों ने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं ये बेनिफिशियल टू हेल्थ नहीं है। ये कैंपेन इतनी स्ट्रांग थी, नौजवान इतना मोटिवेटेड था इस बात पे कि लस्सी चलेगी। माँ जी का हाथ लस्सी। कैंपेन चलती रही जिस तरह सुबह मैंने चलाई थी, आमने सामने कंपैरिजन हुए, गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए, गवर्नमेंट बैंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो ये तो हार्ड ड्रिंक है।
बस सर एग्जांपल मैंने दिए, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेट जी प्लीज, इज इट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। लेकिन क्या इस इवेंट के होने से बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल हो गई? इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, but it is so significant that going concern assumption of the company is now doubtful कह लें, खत्म कह लें। IAS 10 ये कहता है कि अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट इतना सिग्निफिकेंट है कि उससे बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो जाए, उससे बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड ना रहे, तो ऐसा नॉन एडजस्टिंग इवेंट एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। नॉर्मली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टिंग इवेंट? अपने वर्ड्स में, कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती हो और नॉन एडजस्टिंग इवेंट बाद में हो, तो नॉर्मल रूल तो यही है। लेकिन अगर एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट इतना सिग्निफिकेंट है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल हो गई है, तो देन दैट नॉन एडजस्टिंग इवेंट बिकम्स एन एडजस्टिंग इवेंट। का मतलब क्या अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 जून 2025 वाली हम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाएंगे या मार्केट वैल्यूज और सेटलमेंट वैल्यूज की वजह से? क्या हम जस्ट डिस्क्लोजर दे देंगे या अकाउंटिंग की बेसिस ही बदल देंगे? तो इफ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज ऑफ सच अ सिग्निफिकेंस कि बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल हो जाए, तो देन दैट नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज इट ट्रीटेड एज अ एडजस्टिंग इवेंट, विच मीन्स अब डिस्क्लोजर जस्ट सफिशिएंट नहीं है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 जून के बनाते हुए इस इवेंट को कंसिडर करके मार्केट वैल्यूज और सेटलमेंट वैल्यूज की बेस पे वर्किंग करेंगे। कुछ बात यहाँ तक समझ आइए सर? बाकी समझाने के लिए मैंने कुछ अजीम किया था, आई होप कि वो आपने मेरी बात इग्नोर कर दी है। मैं कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स के आजकल अगेंस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, सुबह से लेके शाम हो गई है, अल्लाह के रात तक बात ना ही जाए। जो पैराग्राफ आप पढ़े थे उसके नीचे जरा एक पैराग्राफ पे है सर। अभी ये अजीब सवाल सर, हमें सिनेरियो ऐसे ही आएगा सर, हमारे साथ जो होगी हम उसके लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। अब ये वही सवाल है जब मैंने आपसे शुरू में पहले दिन आके कंसोलिडेशन कहा था, आपस की ट्रांजैक्शंस कैंसिल कर लेने के बाद बाकी फिगर्स ऐड कर लेने का नाम, तो अल्लाह का शुक्र है एंड में यही निकला। लेकिन क्या सवाल वैसे ही आएगा? सवाल जैसा आएगा थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सवाल का भी पता चल जाएगा। ठीक है सर? परेशानी किस बात की सर? अल्लाह रहम करे सर। गोइंग कंसर्न assumption, a deterioration, word by word sir, in operating results and financial position after may indicate that the going concern presumption is no longer appropriate. किसके बाद में ऑपरेटिंग हालात ख़राब होने से समटाइम ये पता चल सकता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है। वो कहता है लार्ज नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं, उसके भी नीचे एग्जांपल भी आ जाएगी, लेकिन पहले एक एग्जांपल पढ़ लें जो मैंने अभी बनाई थी। सपोज गवर्नमेंट बैंड द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आफ्टर रिपोर्टिंग पी डेट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वही है सर, किस वक्त बैन लगा? इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट और एडजस्टिंग इवेंट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन। However, if a non-adjusting event affects the going concern assumption of the entity, then it is treated as an adjusting event. You are treated as an. Therefore, financial statement should be prepared according to the market and settlement values on the reporting date. आखिरी लाइन एक सेकेंड, this is one important exception कह सकते हैं आप to the normal rule that the financial statements reflect conditions at the normal क्या है जी? adjusting event कि कंडीशन होगी और कंफर्म बाद में होगी तब एडजस्टिंग है। लेकिन अगर एक ऐसा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जो बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन को ख़त्म कर रहा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग। का मतलब अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स बदल देंगे बेस्ड ऑन मार्केट एंड सेटलमेंट वैल्यूज। कुछ और ज़रा एग्जांपल्स देख लें
ज़रा नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की, सॉरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल हो जाने की। जी सर, अब ये मैं इस लॉ का मुझे अब डिटेल में नहीं पता कि अब इस केस में एजीएम नहीं, मेरा ख्याल है उस 30 जून वाली उस वक्त कंपनी तो भी एग्जिस्ट करती है। अब लॉ इस केस में क्या कहता है वो मेरा ख्याल मैं एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद नहीं, ऑडिट इज समथिंग एल्स है यार, ऑडिट इज समथिंग एल्स। और ऑडिट में जो बार बार ना फंसाएं, मुझे क्या पता ऑडिट। सर जी हालात इस वक्त ये हैं कि ऑडिट भी सही नहीं पता, इसलिए मैं उसका पंगा नहीं ले रहा, तो इधर से उधर। लेकिन ऑडिट में लॉ के बारे में कहाँ लिखा होगा? नहीं, ऑडिटर तो सर बड़ी गेम चलाता है। नहीं सीरियस कह रहा हूँ, ऑडिटर वो तो लंबा स्टैंडर्ड है कि गोइंग कंसर्न अगर प्रॉब्लम है तो उसने उसे कैसे वेरीफाई करना है, रेशो एनालिसिस तक उसने एनालिटिकल प्रोसीजर्स तक करने हैं सर। सर ना करें सर, नहीं वो तो अपने चेक करेगा ना, वो तो अपने चेक करेगा। ये मैनेजमेंट की अपनी असेसमेंट है कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अब अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमने फॉर एग्जांपल कहा कि नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बना दी, तो ऑडिटर बाद में आकर चेक करेगा कि क्या ये इतना सिग्निफिकेंट है ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आगे हैं आप, तो हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को पढ़ रहे हैं। हम अपनी तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे, ऑडिटर आके वेरीफाई करेगा, हमसे पूछेगा कि क्या बेसिस है आपके पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने मार्केट वैल्यू सेटलमेंट वैल्यूज पे क्यों बनाई है, कैसे आपका महसूस हो रहा है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट इतना सिग्निफिकेंट है। वो सर पूरी बहस होगी, डॉक्यूमेंटेशन देखी जाएंगी, अगर वो मानेगा तो फिर है, वरना हो सकता है वो हमसे डिसएग्री करे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं वो बदल सकता, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड मैनेजमेंट एंड ओनली मैनेजमेंट। हाँ वो अगर डिसएग्री करता है हम मान लेते हैं ओके, लेकिन अगर वो डिसएग्री करता है, डिस्क्लेमर हो सकता है, क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, एडवर्स हो सकता है सर, एक्सेप्ट फॉर हो सकते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल सर देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ those situations in which there may be a going concern problem, the financial difficulty of a major customer underline करें, नॉर्मल कस्टमर नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है जिससे 70% रिसीवेबल आपका, 70% सेल उसको होती है, तो अब अगर वही फाइनेंशियल डिफिकल्टी में चला गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि हमारा बिजनेस भी इफेक्ट हो जाए, जरूरी है लेकिन वन ऑफ द सिचुएशन। सेकेंडली an event leading to the crucial non-current asset falling out of use, पाकिस्तान में इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, नहीं यही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नेशनलाइजेशन एक ज़माने में हुई थी 70s में, गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट इंडस्ट्री को सारा गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, इसे नेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे भी वो जो प्राइवेट कंपनी थी उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। बस एक वर्ड लिखना था, दिस माइट कॉज डिफिकल्टी इन सप्लाइंग द कस्टमर्स, या इसको एक और एग्जांपल भी आप कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट फॉलिंग आउट ऑफ यूज, आपकी कोई मशीनरी है जो डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योर्ड नहीं थी प्रॉपर, इम्पेयर हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं फिजिकली डिस्ट्रॉय हुई, ऑब्सोलीट हो गई, चल नहीं रही, लेकिन वो सिग्निफिकेंट आपकी मशीनरी थी जिसकी वजह से अब आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, और आपके पास अगर उसके अगेंस्ट कोई अल्टरनेट प्लान नहीं है, या पैसे नहीं है, या बैंक से लोन नहीं दे रहे हैं, तो सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो सकता है। शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाईज का मतलब जिस रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बनाते हैं उसकी मार्केट में शॉर्टेज हो गई है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल इम्पोर्ट बैन हो गई है, इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है, तो अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे। एमरजेंस ऑफ हाईली इफेक्टिव कंपेटिटर, ये जिस तरह मैंने आज सुबह बताया था, KFC के सामने आपने अपनी पिज़्ज़ा शॉप बर्गर शॉप खोल ली है, तो KFC बेचारा किधर जाएगा बेचारा। द एमरजेंस ऑफ हाईली इफेक्टिव कंपेटिटर, तो अगर कोई ऐसा कंपेटिटर आ गया जिससे आप इस पोजीशन में नहीं है कि उसके साथ compete कर सकें बिजनेस में, तो दिस मे बी अ वन ऑफ इवेंट जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ जाए। ये ज़रूरी है आ जाए, these may be, there are some of the circumstances in which there may be a going concern problem। यहाँ तक एक मिनट पढ़ना है, फिर बस जाते जाते डिस्क्लोजर्स को एक नज़र देखना।
जी मैडम, मेरा ख्याल है ये आप वही कह रहे हैं। अगर मैनेजमेंट, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, अनसर्टेनिटी बस है, तो उसका तो डिस्क्लोजर हो जाता है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं रही तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। डेफिनेटली सर, अगर आपको लग रहा है कि आप इस बैन को हटवा लेंगे तो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम नहीं है सर। ये प्रॉब्लम तभी है ना यार, कम हाल हो गया। नहीं सर, हो सकता है आप कोर्ट पहुंच जाए कि हमारा क्या कसूर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हम तो मुल्क में नरम ड्रिंक्स बेच रहे हैं, हम पे बैन। हम तो नौजवानों के बर्गर हजम करा रहे हैं। हो सकता है बेचारे जजेस की आंखों में आंसू आ जाए। वो चेक तो करें, वो अगर उन्होंने कह दी कि चेक तो सर करें, लस्सी के साथ पी के देख। सर आप खुद देख लें, तो अगर खुदा ना खासा गेम यहाँ तक पहुंच गई, वैसे किसी दिन टेस्ट तो करें यार आप लोग। तो बर्गर नहीं, आप नहीं, वैसे आपको कह रहा हूँ, जरा चेक तो करें यार, ट्राई तो पेट साहब है। सर ये है वो जो वो जीत गए चांद, बगैर टेस्ट किए भाई कह रहा पेट खराब हो जाएगा। सर टेस्ट तो करके देखिए, चांसेस लग रहे हैं मुझे। ना करिए ना, बड़ी बुरा यार, बच्चा यार। आप इधर बैठा करो यार, उस्मान तो उधर। डिस्क्लोजर सर, उस्मान शरीफ लोग हैं वो, हम लॉयर वालों जैसे नहीं हो। डिस्क्लोजर शरीफ लोग हैं बेचारे, मजबूरन लॉ रहे हैं, अपनी चॉइस पे नहीं आए। IAS 10 सर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है सर? किस स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स आ गए हैं? ये बता लें सर। ठीक है जी, प्लीज़ आपके जो कमेंट्स आए थे मैंने देख लिए हैं, आई होप कि मैं उनका आंसर भी दे दिया। नहीं सर, अब ये डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू IAS 10 है, ओवरऑल IAS 10। गोइंग कंसर्न बहस खत्म होगी। क्या पढ़ा जी हमने गोइंग कंसर्न के हवाले से? अच्छा, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर इनवैलिड हो जाए, फिर ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग? फिर तो बहस की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वैसे ही इसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर ये बाद में भी हो तो इवन देन भी ये एडजस्टिंग ही बनेगा। जी सर, IAS 10 कहता है कि चले तीन कह लें, 3 डिस्क्लोजर करें। नंबर 1, सबसे पहले आपने ऑथराइजेशन डेट बतानी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस दिन मैनेजमेंट ने साइन की हैं वो डेट बतानी है। इट मीन जहां साइनिंग हुई है उसके नीचे डेट होनी चाहिए। What is the significance of this date? Why this date is so important? Why this date is so important कि स्टैंडर्ड इसका डिस्क्लोजर मांग रहा है। जी सही कह रहे हैं आप, एक दफ़ा मेरे से सुन लें। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर पे साइन हुआ, अब इसे डिस्पैच होना है, डिस्पैच में भी टाइम लगना है। फर्ज करें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब 1 अक्टूबर पे साइन हुई हैं, ये शेयर होल्डर तक पहुँचे 5 अक्टूबर को, प्रिंटिंग भी हुई, डिस्पैच भी हुआ, कोरियर ने टाइम लगा दिया। 5 अक्टूबर वाले दिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के घर पहुंची रजिस्टर्ड एड्रेस पे। अब शेयर होल्डर फॉर एग्जांपल आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उसने घर में अखबार भी लगवाया हुआ था, तो जब उसने जाके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ी, साथ अखबार भी था, आराम से आके पहले अखबार पढ़ा उसने, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जिस कंपनी का वो शेयर होल्डर है वो 4 तारीख को बेचारी फैक्ट्री उसकी सारी आग से जल गई। उसने डरते डरते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोली, वहां लिखा हुआ था प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। क्यों ये लिखा हुआ था? तो 1 अक्टूबर तक जो हुआ था एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, वो हमने कंसिडर किया है। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिनों में क्या हुआ, ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो वाई दिस डेट इज इम्पॉर्टेंट?
क्योंकि इस डेट के बाद अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग? वो इवेंट ही नहीं है सर, वो इवेंट ही नहीं, वो IS 10 के बहस से बाहर निकल गया है। तो दिस डेट इज सो इंपॉर्टेंट कि इसका डिस्क्लोजर जरूरी है। सेकेंडली, द पर्सन और पर्सन्स हु ऑथराइज्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी एक मिनट पकड़ेंगे जी, पाकिस्तान के लॉ में आ जाए जरा, एक मिनट जरा, पेन इधर नीचे गिरा, वो उठा लेता मूवी सर, जज़ाकल्लाह सर जी। पाकिस्तानी सिचुएशन में सेकंड पॉइंट, पर्सन और पर्सन्स, कौन से पर्सन या पर्सन हैं जो ऑथराइज करते हैं? इसका मतलब ये है कि देखा, एक सेकंड बोर्ड पे देखिए, मैंने साइन तो कर दिए हैं, लेकिन बताइए किसके साइन है? किसी को क्या पता? नीचे नाम लिखना, ताकि वो पर्सन आइडेंटिफाई हो सके। कल कलाम को कोई पता चले कि जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस अप्रोप्रिएशन हुई हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई हैं, डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं हैं, फिगर्स सही नहीं है, तो जिम्मेदारी आइडेंटिफाई हो सके तो नाम भी, और इवन शायद डेजिग्नेशन भी लिखा जाता है, तो नाम भी लिखना है। और या अगर एक से ज़्यादा है, जो पाकिस्तान में एक से ज़्यादा है, उन सब के नाम भी लिखने हैं। डन सर? देन आखिरी चीज़, फॉर ईच मटीरियल कैटेगरी ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, इनकी एंट्री होती है डिस्क्लोजर। तो एंड में स्टैंडर्ड ये बता रहा है कि इनके डिस्क्लोजर में क्या बताना है। जब आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि इवेंट कौन सा था। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रेन आफ्टर द ईयर एंड बिकॉज ऑफ स्टॉक हैज बीन डिस्ट्रॉयड, नेचर। एंड सेकेंडली, फाइनेंशियल इफेक्ट मीन्स अमाउंट। हाँ नहीं, अमाउंट नहीं, डेफिनेटली नहीं, ये डिस्क्लोजर देना ही कब है? जब मटेरियल हो, और डिस्क्लोजर में क्या लिखना है? नेचर और अमाउंट। और अगर ये मुमकिन नहीं है, बल्कि सॉरी, वो कहता है एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट और अ स्टेटमेंट, और अगर अमाउंट नहीं पता चल रही तो फिर ये लाइन के अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आंसर? तो दीज टू आर द पॉइंट्स जो किस डिस्क्लोजर में होने चाहिए। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर लिखते हुए नंबर 1 क्या बताना है? बेटा ऑडिटर साइन नहीं करता, प्लीज। मैं लगता आज ऑडिटर्स में घिर गया हूँ। मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ऑडिट आप जैसे किसी नौजवान से सीख लूँ, सुन लूँ, लेकिन प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर साइन नहीं करता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, he is only responsible for expressing an opinion about whether the financial statement gave a true reasonable assurance देता है अपनी रिपोर्ट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा प्लीज नहीं। जी सर, ये हमने कुछ कोशिश की कि डिस्कशन स्टैंडर्ड के हवाले से कंप्लीट कर लें। इसके इंशाल्लाह क्वेश्चंस हमने करने हैं, लेकिन क्वेश्चन शायद हम इससे कुछ अर्से बाद करेंगे, क्योंकि ज़रा थोड़े से और बड़े हो जाए तो क्वेश्चन समझना इजी होगा। पढ़ा मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस टॉपिक की ज़रा दूसरे टॉपिक्स के साथ इम्प्लीकेशन है। कल के मैंने जो काम दिए हैं वो, एक सेकंड, नंबर 1 जी, मैंने 2 काम दिए सुबह। एक IAS 12 का पेज नंबर बताएं। नहीं, वो तो रिवाइज करके जो क्वेश्चन दिए 249 पे क्वेश्चन था, और एक टेस्ट वाला क्वेश्चन फाइनल करना। 220 पे एक टेस्ट क्वेश्चन था शायद, तो 2 क्वेश्चन आप फाइनल करें, एक टेस्ट क्वेश्चन यार देख लें एक नजर प्लीज। एक IAS 12 का सवाल का पेज नंबर देख लें जरा प्लीज, एक मिनट। IAS 12 का एक क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको पेज 63-4 पे 2 क्वेश्चन रिवाइज करने को कहा, तो सीरियस लीजिएगा, एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। और पेज नंबर 220 पे एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। मेन 2 चीज़ें रख लें, और अगर थोड़ा टाइम मिले, जो मिल सकता है, तो ये जो स्टैंडर्ड हमने पढ़ा इसको ज़रा थ्योरेटिकली 10 मिनट 15 मिनट ज़रा मेन हेडिंग्स के साथ रिवाइज किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज़।